आदिवासी स्त्री का यथार्थ है, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। भारत में दलित, आदिवासी स्त्री, साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समाज है जिन्हें आज तक मुख्य प्रवाह से दूर रखा गया था। उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं था। भारतीय संविधान के कारण उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है और वे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सनातनी सवर्ण मानसिकता के लोग साहित्य में दलित, आदिवासी, स्त्री इस तरह का भेद नहीं होता ऐसा कहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भारत में अनेक जातियाँ हैं, धर्म हैं, तो साहित्य में एकता कैसे हो सकती है? अगर कोई हिंदू से संबंधित साहित्य है तो उसे कोई मुस्लिम का व्यक्ति क्यों पढ़े? उदाहरण के रूप में रामचरितमानस के प्रति किसी मुस्लिम को क्या रुचि हो सकती है? इसी तरह किसी एक जाति के व्यक्ति के दुख दर्द, उसकी समस्या को दूसरी जाति के व्यक्ति को कैसे समझ में आएगी? इसी कारण हमारे देश में आदिवासी समाज भी इसी वर्णवादी व्यवस्था के कारण उपेक्षित रहा है। आज जब वे लिख रहे हैं तो उनके जीवन का सच्चा यथार्थ उभर कर सामने आ रहा है। साथ ही सवर्णों के अन्याय अत्याचार का पर्दाफाश हो रहा है। आदिवासी समाज भारत का मूल निवासी समाज है जो दुर्गम स्थानों, जंगलों में रहता था। सारे जंगल और जंगल की संपत्ति उन्हीं की थी, पर नए कानून और पूंजीपतियों के कारण और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के जंगल, संपत्ति सब छीन लिए गए हैं। वे अब बेघर हो गए हैं। इसी कारण निर्मला पुतुल जैसी संथाल समाज की स्त्री शहर में आती है और उसकी कानों में नगाड़े की तरह शब्द बजने लगते हैं। एक आदिवासी महिला जंगल के बाहर आने पर आदिवासियों की वेदना, पीड़ा, दर्द, उपेक्षा, घुटन, विवशता, विपन्नता और बदहाली को पहली बार अभिव्यक्त करती हैं। स्त्री चाहे आदिवासी समाज की हो या दलित समाज की या सवर्ण समाज की, उसे पुरुषी मानसिकता का शिकार होना ही पड़ा है। मुझे इस समय C.V. भारती की मुख्य कहानी याद हो रही है जिसमें आदिवासी समाज के शोषण को उजागर किया गया है। भूख कहानी आदिवासी समाज का जीवंत दस्तावेज है। आदिवासी समाज जो पहले जंगलों में रहकर फूलों को और शहद को बेचकर वे अपना किसी तरह से गुजारा करते थे, शहरीकरण के कारण जंगलों को काटकर आज उस स्थान पर अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। आदिवासियों का निवास और रोजी रोटी का साधन भी नष्ट हो गया है। इसलिए उन्हें अपनी बहू बेटी को बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है। इस कहानी में आदिवासी समाज को लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह बेचकर इस समय गुजारा करना पड़ता है और उनका खरीदार है सवर्ण संपन्न वर्ग। निर्मला पुतुल ने ऐसी अनेक समस्या और पुरुषी मानसिकता को चुनौती दी है। उनकी कविताएं केवल पुरुषी मानसिकता का विरोध ही
विरोध ही नहीं करती बल्कि स्वयं के अस्तित्व की तलाश करती हुई आदिवासी स्त्री आदिवासी जाति के प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले शोषण को भी अभिव्यक्त करती है। शहर के ठेकेदार, जमींदार, साहूकार, राजनेता, यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसर भी विपन्न निरीह आदिवासियों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें यूज एंड थ्रो करते हैं। जंगलों से तेजी से गायब होते पेड़ों को बचाने का संदेश भी कवित्री देती हैं। आदिवासियों के जीवन की पद्धतियाँ, रीति रिवाज, नृत्य, गीत संगीत, श्रद्धा, अंधश्रद्धा के साथ साथ आदिवासी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, कबीले का सरदार आदि अनेक विषयों पर उन्होंने कविताएं की हैं। आदिवासी स्त्री को केवल भोग की वस्तु की नज़र से देखने वाले पुरुषीय समाज पर आक्रोश प्रकट करते हुए आदिवासी लड़कियों को विभिन्न तरह से सावधान करने का प्रयास कवित्री ने किया है। साथ ही मुखिया और जंगल के आदिवासी पुरुषों को अपनी बहू बेटियों की लाज बचाने का आग्रह भी करती हैं। इन सब के साथ कवित्री स्व का अस्तित्व भी तलाशने लगती है। वह पुरुष प्रधान समाज में घर परिवार, प्रेम, रिश्ते नाते संबंधों में अपने स्थान को ढूंढती है। वह सदियों से किसी न किसी पुरुष पर निर्भर रही है। वह अपने आप को पूछती है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। इसी तरह वह सदियों से अपना घर, अपनी ज़मीन तलाशती नज़र आती है। उनकी अपने घर की तलाश कविता में कहती हैं, धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल किए मैं, दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। अनादिकाल से स्त्री को चार दीवारों के अंदर चूल्हा चक्की, घर गृहस्थी तथा बच्चों तक ही सीमित रखा गया। उसने जब भी घर की चौखट लांघने का प्रयास किया है, तब उसे पुरुष प्रधान समाज ने प्रेम से या क्रोध से पुनः अंधेरी कोठरी में धकेलने का काम किया है। उसमें हीरे की भांति चमक होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। प्रत्येक अवसरों पर उसकी चाहत को दबा दिया गया है। स्त्री को पुरुष प्रधान समाज में आर्थिक दृष्टि से विपन्न ही रहना पड़ा है। पुरुषों ने जानबूझकर स्त्रियों को लाचार बनाया है। परिणाम स्वरूप उस पर अनेक तरह के अन्याय अत्याचार होते रहे हैं। इसीलिए निर्मला जी स्त्री पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह करते हुए अपनी कविता क्या तुम जानते हो कविता में पूछती हैं, क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हो तुम? आदिवासी स्त्री पुरुषों के नज़रों में केवल एक भोग की वस्तु रही है। पुरुषों ने इससे अधिक स्त्री को कभी समझा ही नहीं है। इसी बात को लेकर निर्मला जी आक्रांत हैं। वह सारे पुरुष समाज से प्रश्न करती है कि तुम स्त्री के गर्भ में बीज तो डालते हो, पर कभी गर्भवती स्त्री का दर्द, वेदना, पीड़ा को कभी समझा है? जिसके उत्तर पुरुषों के पास नहीं है। इसीलिए कवित्री अपना आक्रोश प्रकट करते हुए लिखती हैं, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास? अगर नहीं तो जानते क्या हो तुम?
रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। निर्मला पुतुल यथार्थ का चित्रण करती हैं, इसीलिए वह आंखें होकर उसे बंद नहीं कर सकती, कान होकर बहरी नहीं बन सकती, जवान होकर गूंगी नहीं बन सकती। उन्होंने जो देखा है, भोगा है, अनुभव किया है, वह निर्भीकतापूर्वक लिखती हैं। इसीलिए वह अपनी कविता खून को पानी कैसे लिख दूं में कहती हैं, पर तुम ही बताओ यह कैसे संभव है। आँख रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख दूं। आदिवासी स्त्रियां बहुत ही मेहनती होती हैं। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही करती हैं। उन्हें घर और बाहर दोनों जगहों पर काम करना पड़ता है। पत्तल बनाना, चटाई बुनना, पंखा, झाड़ू, ऐसी अनेक उपकरण बनाती हैं। उसे बाजार में जाकर बेचती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी बनाई हुई वस्तुओं का कोई और ही फ़ायदा उठाता है। इसीलिए इन्हें अपना पेट भरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी विडंबना को कवित्री ने बहामुनि कविता में व्यक्त किया है। तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारे पेट। कैसी विडंबना है कि ज़मीन पर बैठी बुनती चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप टप पसीना। स्त्री के अनेक रूप होते हैं, वैसे ही आदिवासी स्त्री के भी होते हैं। वह माँ, बेटी, सास, बहू, देवरानी, जिठानी, बहन आदि वह अनेक रिश्ते निभाती है। उस पर हिंदू समाज का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। विवाह के बाद उन्हें भी ससुराल जाना पड़ता है। इसीलिए उसे प्रश्न पड़ता है कि 18 वर्षों बाद वह शादी करके किसी दूसरे के घर जाएगी तो क्या वह अपने घर आंगन, परिवार, गाय भैंस, भेड़ बकरियां, खेत खलियान, इन सब को भूल पाएगी। इसीलिए ससुराल जाने से पूर्व वह अपनी माँ को अपना दर्द सुनाती है। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले कविता में कहती है, पर क्या सचमुच जा सकूंगी, पूरी की पूरी यहाँ से आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी। कुछ न कुछ यहाँ पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएगी मेरी यादें। आदिवासी लड़की अपने पिता की आर्थिक स्थिति को बखूबी जानती है, इसीलिए अपने पिता से अपना विवाह जंगल से दूर किसी शहर में ना करने की बात करती है, जिसके कारण उसके पिता को उसे मिलने आने के लिए घर की बकरियां बेचना पड़े। वह लिखती हैं, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने की खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। इस प्रकार निर्मला पुतुल जी ने अपने इस संग्रह में आदिवासी समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है।